Hello students, I am Raman Sethi and we are discussing chapter number 3, that is synthetic fibers and plastics of your NCERT science class 8। अभी तक हमारी लास्ट क्लास में हमने प्लास्टिक का टॉपिक पढ़ा था, उसमें से प्लास्टिक के टॉपिक की शुरुआत करी थी। हमने प्लास्टिक के टॉपिक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, प्लास्टिक क्या होते हैं, कैसे बने होते हैं, तो वो चीज़ हमने डिस्कस करी थी। तो आज उसी पार्ट को हम प्लास्टिक वाली टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिक्स एज ए मटेरियल ऑफ चॉइस, कि प्लास्टिक को हम अपने आज के ज़माने में हमारा चॉइस का मटेरियल बन चुका है, कि प्लास्टिक को हम प्रेफर करते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए, अलग अलग तरह के पर्पस के लिए। तो टुडे इफ़ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग अ फूड आइटम, वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फूड एट्सेट्रा, प्लास्टिक कंटेनर सीम मोस्ट कन्वीनिएंट। कि आज के ज़माने में अगर हम अपने फूड आइटम्स को स्टोर करने की सोचें, फूड आइटम्स को, वाटर को, मिल्क को, पिकल मतलब अचार को, ड्राई फ्रूट्स या ड्राई फूड को स्टोर करने की सोचें, तो हमारे माइंड में सबसे बेस्ट चॉइस आती है कि हम प्लास्टिक कंटेनर्स का यूज़ करेंगे। तो दिस इज बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड ईजी हैंडलिंग। बीइंग लाइटर एज कम्पेयर टू मेटल्स, प्लास्टिक आर यूज्ड इन कार्स, एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट टू। तो प्लास्टिक को इतने सारे वाइड यूजेस प्रोवाइड करने के लिए भी, इतने लार्ज अमाउंट में अलग अलग तरह की चीज़ों में प्लास्टिक यूज़ होता है। तो उसका रीज़न क्या है, अभी क्यों यूज़ होता है? क्योंकि प्लास्टिक का लाइट वेट होता है, हल्के होते हैं, प्राइस लो होता है, सस्ते पड़ता है, गुड स्ट्रेंथ होती है, मजबूत होते हैं, जल्दी से टूटते नहीं हैं, डैमेज नहीं होते हैं, एंड ईजी हैंडलिंग, और उनको यूज़ करना, साफ़ करना, लाना ले जाना इधर उधर ईजी होता है। तो बीइंग अपने लाइट वेट की वजह से प्लास्टिक का यूज़ मेटल की कंपैरिजन में किया जाता है। कहाँ कहाँ पर? कार्स के बॉडी पार्ट्स बनाने के लिए, एयरक्राफ्ट में, स्पेसक्राफ्ट में, इन चीज़ों के अंदर भी प्लास्टिक का यूज़ किया जाने लगा है एज़ कम्पेयर टू मेटल्स, की मेटल की जगह पे प्लास्टिक यूज़ किया जाने लगा है। द लिस्ट इज एंडलेस इफ़ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर्स, फर्नीचर एंड डेकोरेशन पीसेस एट्सेट्रा। अभी तक जो मैंने कुछ चीज़ों के नाम बताए हैं वो मेन चीज़ों के नाम बताएं। अगर ये हमारी लिस्ट एंडलेस हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली, अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को भी काउंट करने लगे, जैसे कि स्लीपर, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आप काउंट कर सकते हो। नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। अब प्लास्टिक में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं एक एक करके। फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्लास्टिक की, प्लास्टिक जो है नॉन रिएक्टिव होता है। तो यू नो डैट मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर, बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर, तो दे आर नॉट करोडेड ईजिली। आपने देखा होगा कि जो आयरन की चीज़ें हैं, आयरन से बने हुए आर्टिकल्स हैं, उनको रस्ट लग जाती है, उनको जर लग जाती है, वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। किस वजह से? मॉइस्चर और एयर की वजह से। लेकिन जो प्लास्टिक है वो एयर और वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसलिए उसको रस्ट नहीं लगती, वो करोड नहीं होता, ख़राब नहीं होता। तो दे आर नॉट करोडेड ईजिली, इसलिए उनके ऊपर करोजन नहीं लगती। करोजन मतलब रस्ट को ही करोजन बोलते हैं। तो डैट इज़ वाई दे आर यूज्ड टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटीरियल्स इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। तो प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव होता है, इसी प्रॉपर्टी की वजह से प्लास्टिक को अलग अलग पर्पज़ के लिए, अलग अलग तरह के मटीरियल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके अलावा केमिकल्स को स्टोर करने के लिए भी यूज़ करते हैं प्लास्टिक को। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्लास्टिक की, कि प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक लाइट मतलब हल्का होता है वजन में, स्ट्रॉन्ग होता है मतलब मजबूत होता है, टूटता नहीं है जल्दी से, डैमेज नहीं होता है, और ड्यूरेबल मतलब लॉन्ग लास्टिंग होता है, लंबे टाइम तक चलता है, जल्दी से ख़राब नहीं होता है। तो टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट्स दैट वर यूज्ड इन द पास्ट। व्हाट इज़ द मटीरियल ऑफ द बकेट्स और मग्स यू आर यूजिंग टुडे। हमें पूछा गया है कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स से या अपने पेरेंट्स से बात करके पूछो उनसे कि अपने ज़माने में, अपने छोटी एज के टाइम पे वो क्या चीज़ें यूज़ करते थे, बकेट्स या मग्स जो हैं वो किस टाइप के यूज़ करते थे। तो उनका आंसर होगा कि वो या तो आयरन के यूज़ करते थे, या एल्युमिनियम के या स्टील के बकेट्स, मग यूज़ करते थे। लेकिन आज के टाइम पे हम क्या यूज़ करते हैं? आज के टाइम पे हम बकेट्स और मग्स जो हैं ज़्यादातर प्लास्टिक की यूज़ करते हैं। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ए प्लास्टिक कंटेनर। तो प्लास्टिक कंटेनर को यूज़ करने की एडवांटेज क्या क्या है? सिंस प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, इट इज़ यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। क्योंकि प्लास्टिक जो है वेट में लाइट होता है, हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल मतलब लंबे टाइम तक चलने वाला होता है। वो प्लास्टिक को अलग अलग शेप्स में मोल्ड किया जा सकता है, मेल्ट करवा कर, जैसे कि थर्मोप्लास्टिक में आपने पीछे पढ़ा था। तो इस मोल्ड करने के बाद उसको अलग अलग शेप और साइज़ में कन्वर्ट किया जा सकता है।
तो इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज़ की वजह से प्लास्टिक को अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर देन मेटल्स, दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स। प्लास्टिक जो है मेटल के कंपेरिजन में सस्ते भी पड़ते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट खास बात है प्लास्टिक की। और प्लास्टिक को वाइडली यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी और हाउस होल्ड आर्टिकल्स मतलब घरेलू चीज़ें बनाने के लिए भी। तो मेक ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स दैट यू यूज़ इन डेली लाइफ। तो हमारी डेली लाइफ में हम प्लास्टिक की बनी हुई किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं, किस किस तरह के कंटेनर्स का यूज़ करते हैं, उनकी लिस्ट बनाओ। तो ये लिस्ट बिल्कुल ईजिली आप बना सकते हो, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लास्टिक की कौन कौन सी चीज़ें या प्लास्टिक के किस किस टाइप के कंटेनर्स हम यूज़ करते हैं तो आप बता सकते हो। अब नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है प्लास्टिक की कि प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स। प्लास्टिक जो है पुअर कंडक्टर होते हैं किसके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। ना तो उसमें से हीट पास हो सकती है प्लास्टिक में से इजीली और ना ही इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स है प्लास्टिक कवरिंग एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक। की जो इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं उनके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है, रबड़ की कवरिंग होती है। और जो स्क्रू ड्राइवर जो इलेक्ट्रिशियन यूज़ करते हैं वो भी प्लास्टिक के उनका हैंडल होता है, क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, उनको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। एज मैंशनड अबव हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन आर ऑल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक्स। उसके अलावा फ्राइंग पैन या जो कुकर होते हैं हमारे प्रेशर कुकर, उनके हैंडल्स भी जो प्लास्टिक्स के बने होते हैं। बैकेलाइट ब्लैक कलर का जो प्लास्टिक होता है बैकेलाइट, वो भी एक प्लास्टिक ही है। तो उनके बने होते हैं क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। तो गर्म चीज़ उठाएंगे जब हम तो हमारी हाथ में हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, हमें गर्म फील नहीं होगा। तो ये यूजेस प्लास्टिक के किस वजह से हैं, प्लास्टिक जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है इस वजह से। अब डिड यू नो में आपको क्या बताया गया कि मेडिकल लाइन में प्लास्टिक के कहाँ कहाँ यूज़ हैं या कुछ एक्सेप्शन प्लास्टिक के जो अलग से यूजेस हैं वो बताए गए हैं। तो फर्स्ट यूज़ बताया गया प्लास्टिक्स फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन दी हेल्थ केयर इंडस्ट्री, मतलब मेडिकल इंडस्ट्री में भी प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है बड़े लेवल पे। सम एग्जांपल्स ऑफ देयर यूज आर पैकिंग ऑफ टैबलेट्स, थ्रेड्स ऑफ फॉर स्टिचिंग वाउंड्स, सिरिंजेस, डॉक्टर ग्लव्स एंड ए नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। मेडिकल लाइन में प्लास्टिक का कहाँ यूज़ होता है, प्लास्टिक की जो टैबलेट्स को पैक करने के लिए जो स्ट्रिप्स आती है वो प्लास्टिक की बनी होती है। जो स्टिचिंग करने के लिए किसी को चोट लग जाती है तो चोट लगने के बाद उसके टांके लगाते हैं, स्टिचिंग करते हैं, तो वो जो थ्रेड होता है वो प्लास्टिक का होता है। जो डॉक्टर की सिरिंज है वो प्लास्टिक की बनी हो सकती है। और जो डॉक्टर्स के ग्लव्स हैं, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो वो प्लास्टिक के बने होते हैं। उसके अलावा स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर्स इज़ यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवंस फॉर कुकिंग फूड। इन माइक्रोवेव ओवंस द हीट कुक्स द फूड बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल। तो प्लास्टिक के बने हुए कुकवेयर्स जो हैं, प्लास्टिक के बने हुए जो मटेरियल हैं वो माइक्रोवेव ओवन में रखने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, माइक्रोवेव ओवन में खाना बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो जो माइक्रोवेव ओवन में क्या होता है कि जो हीट है उस हीट से हमारा फूड तो कुक हो जाता है लेकिन प्लास्टिक की वेसल को हार्म नहीं होता, वो डैमेज नहीं होते, वो एज इट इज़ रहते हैं। तो ये उस प्लास्टिक की खास बात होगी। तो टेफ्लॉन इज़ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच oil and water do not stick. It is used for non-stick coating on the cookwares. तो आपने फ्राइंग पैन ऐसी देखी होगी जिसके अंदर वाली साइड पे एक ब्लैक से कलर की कोटिंग होती है। तो जब उसके ऊपर हम कोई घी डालते हैं या कोई भी मतलब तड़का लगाते हैं तो उसके पार्टिकल्स जो हैं चिपकते नहीं हैं। ऑयल और वाटर के पार्टिकल्स जो हैं उस कंटेनर के अंदर फ्राइंग पैन के साथ चिपकते नहीं हैं। तो क्यों नहीं चिपकते, क्योंकि उसके अंदर एक स्पेशल टाइप की प्लास्टिक की कोटिंग की होती है जिसको बोलते हैं टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन एक प्लास्टिक है जो हमारे कुकिंग कंटेनर्स के अंदर उसकी कोटिंग करी जाती है, जो कि ऑयल और वाटर को स्टिक नहीं होने देता अपने साथ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताई गई है फायर प्रूफ प्लास्टिक के तौर पे भी प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। ऑल्दो सिंथेटिक फाइबर कैचेस फायर इजीली, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट यूनिफॉर्म of firemen have coating of melamine plastic to make them flame resistance। आपने अभी पीछे प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी सिंथेटिक फाइबर्स की कि सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं जल्दी से आग पकड़ लेते हैं। तो प्लास्टिक भी एक सिंथेटिक फाइबर ही है। तो लेकिन एक मेलामाइन नाम का एक स्पेशल टाइप का प्लास्टिक आता है जिससे फायर रेजिस्टेंस मटेरियल बनाए जाते हैं या फ्लेम रेजिस्टेंस मटेरियल कह सकते हो बनाए जाते हैं। तो जो फायरमैन होते हैं उन फायरमैन्स की जो यूनिफॉर्म्स होती है, जो ड्रेस होती है, वो मेलामाइन प्लास्टिक की बनी होती है, वो आग नहीं पकड़ती। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिक्स एंड एनवायरनमेंट। प्लास्टिक का एनवायरनमेंट से क्या लिंक है। व्हेन वी गो टू द मार्केट वी गेट
यूजुअली थिंग्स रैप्ड इन प्लास्टिक्स और पैक्ड इन पॉलीथीन बैग्स, कि जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमें कई तरह की चीज़ें मिलती है, जैसे कि जो कि प्लास्टिक में पैक करी हुई मिलती है, या फिर हमें प्लास्टिक जो सामान मार्केट से मिलता है वो पॉलीथीन बैग्स में डाल के दे दिया जाता है। तो डैट इज़ वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम्स। तो इसी वजह से प्लास्टिक की वेस्ट मटेरियल जो है हमारे घरों में इकट्ठे होते रहते हैं। हम प्लास्टिक की बोटल्स लेकर आते हैं, कोल्ड ड्रिंक की, प्लास्टिक के रैपर्स में पैक किया हुआ हमें फूड मिलता है, पॉलीथीन बैग्स हो गए। तो अलग अलग तरह से प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं जिनके अंदर हमें अलग अलग तरह की आइटम्स पैक होकर मिलती है, तो उनको यूज़ करने के बाद जो प्लास्टिक है एज ए वेस्ट मटेरियल के तौर पे हमारे घरों में एक्यूमुलेट होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। तो अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड्स इट्स वे इन दी गार्बेज, तो जिसकी वजह से प्लास्टिक को हमें गार्बेज में फेंकना पड़ता है। तो डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ ए मेजर प्रॉब्लम वाई। तो प्लास्टिक को जो डिस्पोज करना है, प्लास्टिक को कैसे निपटाएं, कैसे ख़त्म करें, उसको डिस्पोज करना एक बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी समस्या बन जाती है। तो क्यों बन जाती है बड़ी समस्या, तो इसके कुछ रीजन्स हैं, वो रीजन्स हम डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले हमें कुछ दो डेफिनेशंस हैं, वो डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वर्ड्स के क्या मीनिंग होते हैं। तो इनकी डेफिनेशन बताएगी, अ मटेरियल विच गेट्स डीकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। तो ऐसे मटेरियल जो डीकम्पोज हो जाते हैं नेचुरल प्रोसेसेस के द्वारा अपने आप, जैसे कि बैक्टीरिया या फंगी के द्वारा जो अपने आप डीकम्पोज हो जाते हैं जो मटेरियल, उनको क्या बोला जाता है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। इसके अलावा ऐसे मटेरियल जो अपने आप डीकम्पोज नहीं हो सकते नेचुरल प्रोसेसेस के द्वारा, जैसे कि बैक्टीरिया और फंगी की वजह से, तो वो क्या कहलाते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहलाते हैं। तब हमें एक लिस्ट दी गई है, उस लिस्ट की हेल्प से हमें ये एक्सप्लेन किया गया है कि हम बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को किस तरह से सिलेक्ट करें। तो टेबल में क्या क्या बताया गया, हमें अलग अलग टाइप के वेस्ट मटेरियल बताए गए हैं, और सेकंड कॉलम में हमें बताया गया कि अप्रोक्सीमेट टाइम टेकन टू डी जनरेट या फिर डीकम्पोज। तो उन वेस्ट मटेरियल को डीकम्पोज होने में कितना टाइम लगता है लगभग, और उसके बेस पे हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि वो मटेरियल किस टाइप के हैं, बायोडिग्रेडेबल हैं या नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, वो हमें थर्ड कॉलम में मेंशन करना है। तो जैसे कि मैं फर्स्ट कॉलम में लिखा, टाइप ऑफ वेस्ट दिया है कि पील ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ्स एट्सेट्रा, कि जो सब्जियों के, फ्रूट्स के छिलके हैं या बचा हुआ फूड मटेरियल है, उनको डीकम्पोज होने में, कम्प्लीटली डीकम्पोज होने में लगभग 1 से 2 वीक का टाइम लगता है। तो इस बेस पे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वो जल्दी डीकम्पोज हो गए, तो हम कह सकते हैं कि वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल। इसी तरह से पेपर को डीकम्पोज होने में 10 से 30 दिन लग सकते हैं, तो वो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल हैं। कॉटन क्लोथ्स, इनको 2 से 5 महीने के अंदर डीकम्पोज हो जाते हैं, तो वो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल हैं। ऐसी वुड जो है, वुड 10 से 15 सालों में डीकम्पोज हो जाती है, तो वो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल हैं। और वुलन क्लोथ्स जो हैं, लगभग इसको 1 साल लग जाता है डीकम्पोज होने में, तो ये भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल हैं। लेकिन जो टिन, एल्युमिनियम एंड अदर मेटल कैंस, जो भी मेटल की चीज़ें हैं, उनको डीकम्पोज होने में लगभग 100 से लेके 500 साल तक का भी टाइम लग जाता है। तो इसलिए हमने कंक्लूजन निकाला कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल हैं। इसी तरह से प्लास्टिक के जो वेस्ट मटेरियल हैं, उनको सेवरल ईयर्स लग जाते हैं, 500 सालों से भी ज़्यादा का टाइम लग जाता है, तो हम कहते हैं कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल है। तो एक्चुअल में हमने बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल ईयर्स को देख के कैसे कैलकुलेट किए, कि हम ये कह सकते हैं कि एक जो ह्यूमन बींग्स की नॉर्मल जो एज होती है, वो एवरेज एज होती है 60-70 ईयर्स के आसपास होती है, कि एक इंसान जो है अपनी 60-70 साल की एज तक ज़िंदा रहता है। तो जो वेस्ट मटेरियल हमारी लाइफ टाइम के अंदर अंदर डीकम्पोज हो जाते हैं, उनको हम कह सकते हैं कि वो बायोडिग्रेडेबल हैं। और जिनको डीकम्पोज होने के हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं, उसको देखने के लिए हम जिंदा ही ना बचें, यानी कि हमारी एज से भी, हमारी जो एवरेज एज है उस एवरेज एज से भी ज़्यादा का टाइम लगे, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल है। तो इस तरह से हमने बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल को सेपरेट कर लिया। तो इसी बेस पे हम प्लास्टिक के लिए हमने क्या कहा था कि सेवरल ईयर लगते हैं, मोर देन 500 ईयर्स भी लग सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूजन निकला, सिंस प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर्स टू डीकम्पोज इट इज़ नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली, कि प्लास्टिक को डीकम्पोज होने में कई सारे साल लग जाते हैं, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्लास्टिक जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होते। इट कोज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, बिसाइड द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटीरियल इज़ क्वाइट स्लो एंड इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्न ईजिली। तो इस प्लास्टिक जल्दी से डीकम्पोज नहीं होता, एनवायरनमेंट प्रॉब्लम क्रिएट करता है, एनवायरनमेंट पोल्यूट करता है। उसके अलावा प्लास्टिक को जब हम जलाते हैं, तो जिस तरह से बाकी के सिंथेटिक मटेरियल हैं उनको जलाने पे पोल्यूशन होता है, तो इसी तरह से प्लास्टिक भी एक सिंथेटिक मटेरियल है, इसको जलाने पे
इसकी जो बर्निंग प्रोसेस है एक तो स्लो होती है, जल्दी से जलता नहीं है ये, और उसके अलावा इनकी बर्निंग जो है इजी भी नहीं होती, और इनकी बर्निंग के साथ साथ लार्ज अमाउंट में पॉइजनस फ्यूम मतलब हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है प्लास्टिक की वजह से आती है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम क्या करें, तो इसका क्या सोल्यूशन है, तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि हम प्लास्टिक को यूज़ करना बंद कर दें या कम से कम कर दें। तो अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज़ फार एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके प्लास्टिक का यूज़ ना करें, कम से कम करें। तो मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग, जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो कॉटन के बने हुए या जूट के बने हुए बैग्स यूज़ करें, थैले यूज़ करें, उनको मार्केट में अपने साथ लेकर जाएं, उसके अंदर सामान डलवा कर लेकर आएँ एज़ कम्पेयर टू यूजिंग पॉलीथीन बैग्स। तो द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज ऑफ सेपरेटली। उसके अलावा जो हमारे घरों में बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल हैं उनको अलग अलग इकट्ठा किया जाए, मतलब उनके लिए दो अलग अलग डस्टबिन लगाए जाएं। एक डस्टबिन में हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल डालें और दूसरे में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल जैसे कि प्लास्टिक पॉलीथीन वगैरह डालें। तो प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स, तो इन चीज़ों की प्रैक्टिस हमें अपने घरों में करनी चाहिए, आपको भी करनी चाहिए। कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टुवार्ड्स रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। तो इन सारे मेथड्स के अलावा कुछ और मेथड सजेस्ट करो जिससे हम कह सकें कि प्लास्टिक को यूज़ को हम कम से कम कर सकें, कि प्लास्टिक के यूज़ को रिड्यूस कर सकें या प्लास्टिक से होने वाले नुकसान को कम से कम कर सकें। तो इट इज़ बेटर टू रिसाइकिल द प्लास्टिक वेस्ट, मोस्ट ऑफ थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल्ड। तो इसका एक और ऑप्शन बताया गया हमें कि प्लास्टिक को रिसाइकिल भी किया जा सकता है। तो ज़्यादातर जो थर्मोप्लास्टिक वाले सामान हैं उनको रिसाइकिल करा जा सकता है। रिसाइकिल करने से क्या होगा कि हम प्लास्टिक को मोल्ड करके दोबारा से नई चीज़ें बना सकते हैं। तो मेक ए लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट कैन बी रिसाइकिल्ड। तो प्लास्टिक के अलावा और भी अलग अलग तरह की चीज़ों की और प्लास्टिक के अलग अलग तरह की आइटम्स की लिस्ट बनाओ जिनको हम रिसाइकिल करवा सकते हैं। तो प्लास्टिक की हम पॉलीथीन बैग्स को रिसाइकलिंग करने के लिए भेज सकते हैं, तो उनको इकट्ठा कर सकते हैं फेंकने की बजाय। उसके अलावा प्लास्टिक के जार्स, प्लास्टिक की बोटल्स, प्लास्टिक की टॉयज़, तो इन सारी चीज़ों को हम इकट्ठा करके रिसाइकिल करने के लिए भेज सकते हैं। तो एज़ कम्पेयर टू थ्रोइंग दैम इनटू द डंप, throwing them into the dustbins। तो however during recycling certain coloring agents are added। लेकिन रिसाइकलिंग करने का एक नुकसान क्या है कि रिसाइकलिंग करते टाइम पे उसमें कुछ कलरिंग एजेंट्स, कुछ कलर्स ऐड किए जाते हैं। तो दिस लिमिट्स इट्स यूजेज स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, जिसकी वजह से जो रिसाइकिल होने के बाद प्लास्टिक से जो नई चीज़ें बनती है उन चीज़ों का यूज़ हम फूड को स्टोर करने के लिए नहीं कर सकते, उन कंटेनर्स का यूज़ हम फूड को स्टोर करने के लिए नहीं कर सकते। स्पेशली जो ब्लैक कलर का पॉलीथीन आपने मार्केट में देखा होगा वो रिसाइकिल्ड प्लास्टिक का बना होता है। तो वैसे तो किसी भी टाइप के पॉलीथीन के अंदर या किसी भी टाइप की प्लास्टिक के आइटम्स के अंदर गर्म फूड नहीं डालना चाहिए, लेकिन ख़ास करके जो ब्लैक कलर का प्लास्टिक है उसके अंदर अगर हम गर्म फूड डालेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होने वाला होता है, क्योंकि उसमें रिसाइकिल्ड प्लास्टिक से बना होता है जिसमें कुछ हार्मफुल केमिकल्स मिलाए होते हैं रिसाइकिल करने के लिए। तो उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 4R प्रिंसिपल। हम 4R प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हैं। अब 4R प्रिंसिपल में क्या होगा, 4R प्रिंसिपल का मीनिंग है रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल एंड रिकवर। रिड्यूस का मतलब हम उन चीज़ों का यूज़ कम से कम करें जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, जैसे कि प्लास्टिक पॉलीथीन का यूज़ हम कम से कम करें। रीयूज़ मतलब एक बार यूज़ करने के बाद हम उन चीज़ों को दोबारा से यूज़ करें, जैसे कि हम मार्केट से कोल्ड ड्रिंक लेकर आते हैं तो कोल्ड ड्रिंक जो प्लास्टिक बॉटल्स में मिलती है तो उन बॉटल्स का यूज़ हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं वाटर को स्टोर करने के लिए। जैम के जार जो आते हैं हमारे पास या कोई अलग अलग तरह के जार्स आते हैं मार्केट में पैकिंग आइटम्स के अंदर, पैकिंग आइटम्स के लिए, तो उन जार्स को घर पे लाने के बाद उनमें से जो आइटम आई थी उसको यूज़ करने के बाद हम उसको दाल चावल चीनी स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। रिसाइकिल का मतलब कि हम प्लास्टिक की चीज़ों को इकट्ठा करके, वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करके उनको रिसाइकिल करने के लिए कबाड़ वाले को बेच सकते हैं, स्क्रैप में बेच सकते हैं। रिकवर का मतलब कि हम कुछ हमारी ऐसी चीज़ें जिनको हम एज इट इज़ फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते उसको किसी ऐसी फॉर्म में यूज़ कर लेना जिससे हम उनको दोबारा यूज़ कर सकें। जैसे कि हमारे जो प्लास्टिक के जार्स हैं या प्लास्टिक की बोतल्स हैं उसको हम रीयूज़ करने की बजाय कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कि उनमें प्लांट्स उगा दिए, तो वो क्या होगा, उसका रिकवर हो गया। मतलब नॉन यूज़फुल प्रोडक्ट को, नॉन यूज़फुल आइटम को किसी यूज़फुल फॉर्म में
यूज़ कर लेना, वो क्या कहलाता है, रिकवर कहलाता है। तो डेवलप हैबिट्स विच आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली, उसके अलावा हमें ऐसी आदतें अपनानी चाहिए जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। हैव यू एवर सीन ए गार्बेज डंप वेयर एनिमल्स स्पेशली काउज आर ईटिंग गार्बेज, तो क्या आपने कोई कूड़े का ढेर देखा है जहाँ पे एनिमल्स खास करके गायें सूअर वगैरह जो है अपना जो उस गार्बेज में से चुग चुग के अपना खाना खा रहे हों, तो ऐसा आपने देखा होगा ना डेफिनेटली। तो इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड वेस्ट दे स्वेलो मटेरियल्स लाइक पॉलीथीन बैग्स एंड रैपर्स ऑफ फूड, तो हम वेस्ट मटेरियल में क्या कर देते हैं, कई बार पॉलीथीन बैग्स, पॉलीथीन की चीज़ें या फूड रैपर्स जो हैं फेंक देते हैं साथ में, और उनमें खाने की चीज़ें भी होती है साथ में। तो जब एनिमल्स जो हैं खास करके गायें जो हैं, काउ जो है, वो उन फूड आइटम्स को खाने के लिए जाती है तो गलती से वो पॉलीथीन बैग्स और फूड रैपर्स भी साथ में खा जाती है। तो कैन यू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेस, तो इसके रिजल्ट क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, आपने सोच सकते हो। तो द प्लास्टिक मटीरियल्स चोक्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ दीज एनिमल्स और फॉर्म्स ए लाइनिंग इन देयर स्टमक एंड कैन बी द कोज ऑफ देयर डेथ। तो जो एनिमल्स जो हैं प्लास्टिक के मटेरियल्स पॉलीथीन वगैरह अपने खाने की आइटम्स के साथ खा जाते हैं, तो उसका नुकसान क्या होता है कि उनकी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम को जाके चोक कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम बंद हो जाता है, तो जिसकी वजह से उनको सांस लेने में दिक्कत आती है एनिमल्स को। उसके अलावा या फिर ये भी हो सकता है कि एनिमल्स के स्टमक में चले जाएँ और स्टमक में जाके स्टमक की इनर लाइनिंग के साथ, स्टमक की वॉल के साथ जाके चिपक जाते हैं, तो इनसे उनकी डाइजेशन प्रोसेस पे असर पड़ता है। तो एनिमल की अगर रेस्पिरेशन अफेक्ट होती है या डाइजेशन प्रोसेस अफेक्ट होती है, तो उससे क्या होगा, एनिमल्स की डेथ हो सकती है। तो हमारी यूज़ किए हुए प्लास्टिक को हम जब फेंकते हैं तो उस प्लास्टिक से एनिमल्स की डेथ भी हो सकती है, तो ये भी एक प्लास्टिक का हार्मफुल इफेक्ट्स है। द पॉलीथीन केयरलेसली थ्रोन हियर एंड देयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉगिंग द ड्रेन्स टू, उसके अलावा प्लास्टिक के हार्मफुल नुकसान क्या हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं, कि प्लास्टिक जो हम इधर उधर फेंक देते हैं वो जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो हमारी नालियाँ हैं, सीवर वगैरह हैं, उनके अंदर जाके फंस जाते हैं, उनको ब्लॉक कर देते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होगा, उनका वाटर जो है ओवरफ्लो हो जाता है, सीवर लाइन ब्लॉक हो जाती है। तो समटाइम वी आर वेरी केयरलेस एंड थ्रो द रैपर्स ऑफ चिप्स बिस्किट्स एंड अदर ईटेबल्स ऑन द रोड और इन दी पार्क्स और पिकनिक प्लेसेस, भी हम कई बार इतने केयरलेस हो जाते हैं कि अपने फूड आइटम्स के रैपर्स, चिप्स, कुरकुरे के पैकेट्स, रैपर्स जो हैं, बिस्किट्स के रैपर्स या और जो फूड आइटम्स ईटेबल्स हैं उनके रैपर्स जो हैं इधर उधर रोड पे फेंक देते हैं, पार्क्स में फेंक देते हैं या पिकनिक प्लेसेस पे फेंक देते हैं। तो शुड वी नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग सो, क्या हमें ऐसा करने से पहले दो बार सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक तो हमें वो हमारी उस जगह को गंदा करता है, उसके अलावा पोल्यूशन क्रिएट करता है, तो इतने सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं अगर हम उनको इधर उधर फेंक लेते हैं। तो हमारे एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन व्हाट मीन मेजर्स डू यू सजेस्ट टू कीप पब्लिक प्लेसेस क्लीन एंड फ्री ऑफ प्लास्टिक, तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते आप क्या सजेस्ट करते हो कि पब्लिक प्लेसेस को क्लीन रखने के लिए और उनको प्लास्टिक से फ्री रखने के लिए हमें क्या कुछ कर सकते हैं, तो कुछ मेथड सजेस्ट कीजिए। तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो पहली बात तो प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करें। दूसरा, अगर हम प्लास्टिक का यूज़ कर भी रहे हैं पब्लिक प्लेसेस पे, पिकनिक प्लेसेस पे, तो हम क्या करें कि उन प्लास्टिक के चीज़ों को, वेस्ट मटेरियल को इधर उधर फेंकने की बजाय उनको प्रॉपर डस्टबिन में डालें। अगर हमारे पास प्रॉपर डस्टबिन अवेलेबल नहीं है उस जगह पे, तो उनको अपने साथ लेकर आएँ इकट्ठा करके और उनको घर पे आके अपने डस्टबिन में डालें। उसके अलावा हम पिकनिक प्लेसेस पे प्लास्टिक की बनी हुई आइटम्स का कम से कम यूज़ करें। तो ये अलग अलग मेथड्स हैं जिससे हम अपने पब्लिक प्लेसेस को क्लीन रख सकते हैं, फ्री फ्रॉम प्लास्टिक रख सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक दिया फाइबर वाइज। अब फाइबर वाइज भी हमें क्या एक्सप्लेन किया, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन दी वाटर बॉडीज़ और ऑन द रोड, कि प्लास्टिक के बैग्स, पॉलीथीन वगैरह को वाटर बॉडीज़ में, मतलब जहाँ पर पानी अवेलेबल होता है, रिवर्स, पॉन्ड, लेक, कैनाल, उनके अंदर ना फेंकें, और उसके अलावा रोड पे ना फेंकें। तो टेक अ कॉटन कैरी बैग और जूट बैग्स वाइल गोइंग फॉर शॉपिंग, कि शॉपिंग करने के लिए जाते टाइम पे कॉटन के या जूट के बने हुए बैग्स का, कैरी बैग्स का यूज़ करें सामान लाने ले जाने के लिए। देन थर्ड, ट्राई टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स, एग्जांपल यूज़ ऑफ स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वन, प्लास्टिक के लंच बॉक्स का यूज़ करने की बजाय स्टील के लंच बॉक्स का यूज़ करें। इसी तरह से और भी अलग अलग चीज़ें हैं जहाँ पर हम प्लास्टिक के अल्टरनेट मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक के बदले में कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जो हार्मफुल ना हो। तो इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर नंबर 3 जो है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक जो है हमारा कंप्लीट हो गया है।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर अच्छी तरह से आपको समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।